आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और इसके आगे जो भी बचा हुआ सर्किल का पार्ट होगा वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है इसके बारे में पहले जानकारी जरूरी है कि कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे किसको। तो अगर बाहर से किसी भी पॉइंट सर्किल पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होता है तो ये क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी यहां से दो टेंजेंट और सर्किल का जो पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। द कॉर्ड, ये कॉर्ड ही है, द कॉर्ड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, ए और बी ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ए इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमको जानना जरूरी है कि आखिर होता क्या है। तो हम लोग समझ लिए कि दो, उसके लिए बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ होना जरूरी है और जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा सर्किल के थ्रू, इस दोनों लाइन के ज्वाइन करने के बाद जो कॉर्ड बनेगा दैट कॉर्ड इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इक्वेशन होता है द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन एज T इजकल टू 0। ये याद रखोगे, आगे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होगा, T बराबर 0। निकालते कैसे होंगे? तो ये पॉइंट है टेंजेंट का इक्वेशन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है और वहां से भी हम लोग दो पॉइंट मिल गया, दो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो ड्रॉ करके आएगा, अगर अरेंज करके लिखेंगे तो हमको इस तरह से आएगा। यानी अगर ये सर्किल का इक्वेशन, इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रहे, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज क्या हो जाएगा? T बराबर 0। इस केस में टेंजेंट इस पॉइंट से क्या होता है, किसी बाहर से x1 से, तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। अगर सर्किल का इक्वेशन अलग रहे, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। ये लिखे या x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो ये इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का होता है। यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन इज सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट फॉर्म में जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है, और पॉइंट हम ले लेंगे ये, ठीक है ना। तो पॉइंट फॉर्म में जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वही किसका इक्वेशन हो जाएगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम निकाल सकते हैं। ये यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये P है ना, ये रेडियस, ये क्या होगा? R। तो हमारा मिल जाएगा लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लेंथ है ना। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज, क्योंकि ये इक्वेशन पता है, इक्वेशन हमको मिल गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मिल गया,
अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, r मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, अगर एरिया निकालने कहा जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू, तो तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको मिला हुआ, इसे भी निकाल सकते हैं, है ना। या लेंथ ये पता है, ये एंगल हमको पता चल जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, ये एंगल क्या है ये पता होता है, ये क्या होता है रूट अंडर S1, ये लेंथ भी होता है रूट अंडर S1, तीनों लेंथ पता हो तो इसे भी हम लोग निकाल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के थ्रू, है ना। या हम लोग जब तीनों साइड वर्टेक्स पता है तब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो जो निकालने के बाद आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या, a x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये तब है where the equation of circle is x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर सर्कल का इक्वेशन ये है तब मेरा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, और हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होगा, है ना। क्लियर है? तो हम आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जनरल के लिए नहीं, इसके लिए ऐसे हम कैसे निकालेंगे, आइडिया लग गया हमको कि कैसे भी निकाल सकते हैं। ये लेंथ अगर पता है, दो तरीका है, ये लेंथ पता है AB, ये और यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट पता है तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ मिल गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाफ इंटू ये बेस और ये इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, बेस इंटू हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा। ये जब इक्वेशन ऑफ सर्किल ये है तब, अदरवाइज कोई भी अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल जनरल इक्वेशन भी है, ये भी इक्वेशन है, तो हम आराम से लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर पता होगा ये तो ये लेंथ हमको मिल जाएगा, है ना। ये लेंथ मिल जाएगा, इसका इक्वेशन हमको पता है, इसका इक्वेशन भी पता है। इस पॉइंट से इस इक्वेशन पे परपेंडिकुलर लेंथ हम जानते हैं, किसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, ये पूरा लेंथ मिल गया, तो एक ट्रायंगल में बेस और हाइट अगर मिल जाता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग निकाल लेंगे, तो वी विल हैव दिस रिजल्ट, है ना। इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, दो क्वेश्चंस हमने नोट डाउन किया है, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट 2 ऑफ द सर्किल, तो आराम से t बराबर 0, x1 y1 2 और 2 होगा, तो यहां से t बराबर 0 हम आराम से निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 0 0 और विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट G और F, तो दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक 0 0 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आया होगा, ये 0 0 लेते हैं, और एक और कुछ हुआ होगा G और F, तो सच दैट इस तरह से कि दोनों पैरेलल डिस्टेंस हुआ होगा, यानी दोनों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो है पैरेलल रहा होगा, तब ने दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे। अगर पैरेलल नहीं होता है तो देखो क्या होता है, एक ये है एक ये है, तब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से यहां अलग होगा, यहां से यहां अलग होगा, या इसी पॉइंट से इस एंगल पे अलग होगा, इस एंगल पे अलग होगा, है ना। तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। अगर दोनों नॉन पैरेलल लाइंस है, पैरेलल कॉर्ड नहीं है, तो ये दे सकता है क्वेश्चन, क्या फ्रेम किया जा सकता है एडवांस लेवल का, ये मैं बता रहा हूं कि यहां कोई पॉइंट लेगा, बोलेगा इस पॉइंट से उस कॉर्ड पे इतना स्लोप के अबाउट आपको डिस्टेंस निकालना है, या अलोंग द लाइन दिस, अलोंग द लाइन दिस का मतलब उस लाइन का स्लोप लेना है और इसमें यूज करना है, उसी स्लोप के डिस्टेंस पे निकालना है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से डिस्टेंस हमको इसमें चाहिए लेकिन स्लोप ऐसा हो, तो निकाल सकते हैं आराम से।
तो ये पॉइंट है, ये स्लोप मिल गया, ये लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और ये निकालेंगे, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ बोला दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब कि दोनों पैरेलल लाइन रहा होगा, नहीं तो करेंगे तो पैरेलल लाइन ही आएगा। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, तो पैरेलल पहले 0 0 रख के हम टेंजेंट का, ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होगा। 0 0 रखे तो ये मेरा आया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, और इस केस में ये आया। देख रहे हैं दोनों पैरेलल है, GF 2G 2F। दो पैरेलल लाइन कब हम मानते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है? A1/A2 बराबर B1/B2 अगर होगा तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। आगे 3D में भी यही पढ़ेंगे, है ना, बराबर C1/C2 के कर देंगे। तो ये पैरेलल का कंडीशन है। लेकिन जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच, तो वहां ये ध्यान देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन बोथ द लाइन्स आर सेम। दोनों में सेम हम करेंगे, देन ओनली वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। ये कॉमन मिस्टेक करते हैं हम लोग, इसलिए मैं बता दे रहा हूं स्ट्रिक्ट करके कि स्ट्रेट लाइन में आप लोग पढ़े होंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लेकिन कंडीशन अप्लाई दोनों पैरेलल लाइन में x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब हम C1 - C2 बाय फार्मूला लगा लेंगे। तो दोनों को हम सेम किए, gx + fy + ये 2 से डिवाइड कर दिए। अब डिस्टेंस दोनों का कोफिशिएंट सेम आ गया f और y का, तो डिस्टेंस C1 - C2 बाय ये निकालेंगे तो वी विल हैव दिस रिजल्ट। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, ठीक। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose middle point is given, यानी इसका फिगर ड्रॉ करते कि कैसा रहा होगा फिगर, है ना। कोई सर्किल है, ये कॉर्ड है, इसका मिडिल पॉइंट दिया हुआ है h, k या x1, y1, ये पॉइंट दिया हुआ है P। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, है ना। ये पॉइंट दिया हुआ है मिडिल पॉइंट, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ये P दिया हुआ है, तो यहां सेंटर होगा सर्किल का। जब भी इक्वेशन दिया हुआ तो सेंटर दिया हुआ, तो सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे। ये परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये परपेंडिकुलर, ये स्लोप मिल गया, तो इसका स्लोप हमको मिल गया, स्लोप ऑफ ए भी हमको मिल गया। ध्यान दो वर्डिंग पे, मैं सारा कुछ लिखने नहीं जा रहा हूं, समझने का कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं लॉजिकली। हम कहे कि ये सेंटर दिया हुआ है, सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ, मतलब सेंटर मुझे पता है, सेंटर पता है, ये मिडिल पॉइंट दिया हुआ है ये कॉर्ड का। तो सेंटर से कॉर्ड पे मिडिल पॉइंट पे अगर ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे, ये मुझे पता है, 10th में पढ़े हो, नहीं तो प्रूफ भी होता है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप, ये दो पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट का स्लोप अगर हमको मिल गया तो इस लाइन का भी स्लोप हम निकाल लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है इस पे। तो इसका स्लोप मिल गया और P से पास कर रहा है ये कॉर्ड, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose middle point is given, is t बराबर S1। जब सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, t बराबर S1। ये जो सारा पैरामीटर्स मैं लिखा रहा हूं, ध्यान देके फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स SS1 बराबर t², ये सब जगह एप्लीकेबल होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन t = 0, ये सब जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, उसका इक्वेशन t बराबर S1, ये सब जगह होगा। तो इसलिए ये ध्यान में दिमाग में बैठा लेना है कि ये इस तरह से होगा। और जहां t क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन पे डिपेंड करता है, या तो x1 + y1 + g x + x1 + f y + y1 + c t। अगर ये t है तो S1 क्या होगा,
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। क्योंकि सर्किल में x और y के जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, x1 y1, तो वो क्या हो जाता है, s1 हो जाता है। और ये टेंजेंट का था t बराबर s1, मेरा स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन आएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू को, है ना। तो जो आएगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट व्हिच मिडिल पॉइंट इज गिवन। ठीक ना। इंपॉर्टेंट चीज अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ना। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स क्या होता है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आएंगे निकल के, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दो सर्कल है ना। कॉमन टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। C2 C1 है ना। T1 ठीक है। टू सर्किल्स, इसको लिखेंगे टू सर्कल्स डू नॉट टच each other and lies one is outside the other। तो ऐसा केस कब होगा, जब दो सर्कल इस तरह से होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं तो कितना है, C1 और C2, और R1 प्लस R2 से क्या है, बड़ा है। यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर रेडियाई। अगर ऐसा है कोई केस, इसका मतलब हम समझेंगे कि दोनों सर्कल टच नहीं कर रहा है, दोनों बाहर है, एक इस केस टाइप का। यानी C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये केस होगा। अगर ऐसा केस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये हम लिख सकते हैं डिस्टेंस between the centers of a circle, centers of two circles is greater than the sum of their radii, यानी दोनों के रेडियस का सम से बड़ा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स बड़ा होगा तो दोनों सर्कल अपार्ट होगा, है ना। कभी टच और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अपार्ट होगा, वन लाइज आउटसाइड द अदर, एक दूसरे का बाहर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों टच नहीं करने वाला सर्कल तो ऐसा भी हो सकता है ना, टच नहीं किया, लेकिन इसलिए ये सेंटेंस मेरे लिए लिखना जरूरी हो गया कि वन लाइज
आउटसाइड द अदर्स। तो यहां तो वन इज इनसाइड द अदर है ना, तो इस केस में आउटसाइड द अदर होगा और इसकी तरह से होगा। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन टेंजेंट्स का डिस्कशन आता है। तो कॉमन टेंजेंट्स कौन सा है? जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो। एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, दूसरा कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है ना, ये और ये एक टेंजेंट, ये दो कॉमन टेंजेंट। तो इस दोनों कॉमन टेंजेंट को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये भी क्या होगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना। तो ये हम ध्यान देंगे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे कहते हैं। ये कौन सा हुआ? ये भी तो टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स किसको कहेंगे? यहां से एक हम डेफिनेशन जनरेट कर रहे हैं। वो डेफिनेशन यह है कि द टेंजेंट्स व्हिच intersect the line joining the centers of the triangle, centers of the circle। क्या लिखे? the tangents which intersect the line joining the centers of the circle is called ट्रांसवर्स टेंजेंट। ट्रांसवर्स टेंजेंट है ना। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट इसमें कितना हुआ? दो ट्रांसवर्स टेंजेंट और दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे केस में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्स टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट। तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा इसमें जी? टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा? 4। इसमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये ध्यान देंगे कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किसको कहते हैं और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको कहते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कॉमन का मतलब दो सर्कल होगा, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स उसको इंटरसेक्ट ना करे और दोनों पे टेंजेंट हो, तो वो हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल उसको इंटरसेक्ट करे, तो वो कैसा होगा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो अगर ऐसा केस है, distance between centers is greater than the sum of the radii, then we will have 4 tangents, 2 direct common tangent and 2 transverse common tangent। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, T1 is the point of intersection of 2 direct common tangent, T2 is the point of intersection of 2 transverse common tangent। यहां मैं लिख रहा हूं T1 is the point of intersection of 2 direct common tangent, direct common tangent, tangents। और T2 जो है is the point of intersection of 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। T1 T2 के बारे में पता चल गया, T1 और T2 क्या है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, C1 T2 C2 T1 all lies on a स्ट्रेट लाइन, या ये कह सकते हैं
कि C1 T2 C2 T1 आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स। ये सब एक लाइन में ही लाई करेगा, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फैक्टर लिखा रहा हूं जो कि बहुत काम का है। ध्यान दोगे, इसी बेस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अगर इस बेस पे क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो इसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि, और आगे मैं टर्मिनोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं जो कि जेईई मेन और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि T1 डिवाइड्स C1 C2, T1 divides points C1 C2, divides points C1 C2 externally in the ratio R1 is to R2, and T2 divides C1 and C2 internally in the ratio R1 is to R2। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा कि T1 डिवाइड्स करेगा C1 C2 को एक्सटर्नली किस रेशियो में? R1 एंड R2 में, और T2 डिवाइड्स करेगा C1 C2 को इंटरनल डिवीजन। ये इस लाइन का जब एक कोलिनियर पॉइंट है तो इंटरनल डिवीजन करेगा ये, और ये रेशियो क्या होगा? R1 is to R2। यानी T1 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है C1 C2 को, और T2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है C1 C2 को इन द सेम रेशियो R1 एंड R2। इसी को हम कहेंगे कंजुगेट हार्मोनिक पॉइंट्स, है ना। हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स। हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स क्या होता है, मैं लिख रहा हूं कि हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स हम इस तरह से लिखेंगे कि T1 एंड T2 आर कॉल्ड द हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स C1 एंड C2, है ना। यानी T1 T2 आर द हार्मोनिक कंजुगेट। लिखते हैं, यहां पे मैं नोट डाउन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर ये टर्म दे देगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कह क्या रहा है। यहां से लिखेंगे T1 एंड T2 and T1 are said to be harmonic conjugate points with respect to the points C1 and C2। यानी कोई दो पॉइंट्स को अगर एक इंटरनल डिवीजन कर रहा है और एक एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है इन द सेम रेशियोज, तो वो दोनों पॉइंट जो डिवीजन कर रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल इज कॉल्ड द हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द जिसको डिवाइड कर रहा है ना। यानी T2 एंड T1 आर कॉल्ड द हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू C1 एंड C2। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर ये टर्मिनोलॉजी दे दिया जाए कि ये हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स हैं, अनटिल अनलेस वी नो द रूल्स कि क्या एग्जैक्ट होगा, तो हम नहीं कह सकते। यहां से हम लिख सकते हैं कि C1 T2 बाय C2 T2, है ना, इजकल टू होगा C1 T1 बाय C2 T2 इजकल टू R1 बाय R2। यही रेशियो है। ये C1 T1 C2 T1 और इस केस में C1 T2 बाय C2 T1 R1 is to R2। ये रेशियो मेरा इस केस में मिलेगा। क्लियर है? तो अभी हम एक सर्किल का रिलेटिव पोजीशन किए कि दोनों अपार्ट है, तब क्या केस हो रहा है, कितने कॉमन टेंजेंट्स बन रहे हैं, क्या क्या कंडीशन
हो रहा है, क्या क्या कैसे कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। और हम आगे नेक्स्ट रिलेटिव पोजीशन पे बढ़ते हैं। सेकेंड केस कि बोथ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली टच करेगा तो कैसा होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। एक्सटर्नल टच किया तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक यहां मिलेगा, एक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, यानी दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सेंटर यहां, T1 और ये पॉइंट T2 है ना। तो एक्सटर्नल अगर टच करेगा तो मेरा केस क्या होगा, C1 C2 इजकल टू R1 प्लस R2 हो रहा ना, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ये R1 है, ये R2 है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियाई, इसका मतलब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है। इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना हुआ, यानी कॉमन टेंजेंट्स कितने हुए, कॉमन टेंजेंट्स 3 है ना, जिसमें दो डायरेक्ट है और एक ट्रांसवर्स है। बस थर्ड केस आते हैं, both the circles intersect at two different points, तब कैसा हुआ होगा, एक ऐसे दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, है ना, टू डिफरेंट पॉइंट्स। अगर कॉमन टेंजेंट देखें तो एक ये तो होगा ही, एक ये होगा, है ना, तो दो ही होगा और तो नहीं हो रहा है। ये C1 ये C2 है ना। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स इस केस में क्या होगा, R1 माइनस R2 से बड़ा होगा C1 C2 और छोटा होगा R1 प्लस R2 से। दिस इज द केस, सम ऑफ द रेडियाई से छोटा होगा, सेंटर बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स और डिफरेंस बिटवीन रेडियाई से बड़ा होगा। तब ये केस होगा, तब हम कहेंगे कि दोनों सर्कल क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। इस केस में कॉमन टेंजेंट्स कितने मिल रहे हैं, टू कॉमन टेंजेंट्स और दोनों कैसा है, डायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट केस आते हैं, बोथ द सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, यानी एक ऐसा है और एक ऐसा टच किया, हो सकता है। तो ये C1 यहां मानते हैं C1 और ये C2। ये क्या कैसा केस होगा, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉसिबिलिटीज है ना, एक ही है। तो इस केस में होगा C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 मॉड, यानी ओनली वन कॉमन टेंजेंट्स। इस केस में एक ही कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल होगा, है ना। एक और केस है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है कि वन सर्कल, बोथ द सर्कल्स
do not touch each other and one lies inside other। इसका मतलब कि एक सर्कल ऐसा रहा होगा और एक सर्कल ऐसा है जो कि इसके अंदर में है ना, C1 ये C2, ठीक है। यानी इसका मतलब C1 C2 क्या होगा, ये पूरा मेरा क्या होगा, है ना, ये पूरा R1 और इतना R2, तो ये पूरा माइनस ये करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, है ना। तो इस केस में हम कहेंगे C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R1 माइनस R2। इस केस में नो कॉमन टेंजेंट्स, कोई कॉमन टेंजेंट्स की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है ना, ठीक है। यहां तक हम लोग दो रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्कल के बारे में जाने, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो कॉमन टेंजेंट्स होगा, दो सर्किल दिया रहेगा, S1 बराबर एक्स स्क्वायर, यहां पे S लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एक ये सर्किल है। और S डैश एक इक्वेशन सर्किल का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ सेंटर अलग होगा, 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस c डैश इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हम लोग लिखेंगे, कॉमन टेंजेंट्स इक्वल टू S1 S माइनस S डैश इक्वल टू 0। ये ध्यान देंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, S माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2g डैश x माइनस 2f डैश y c डैश इक्वल टू 0। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 2g माइनस 2g डैश x प्लस 2f माइनस 2f डैश y प्लस c माइनस c डैश इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, यानी g माइनस g डैश x प्लस 2f माइनस f डैश y प्लस c माइनस c डैश इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। इसमें ये नहीं देगा कि कौन ट्रांसवर्स का कौन किसका इक्वेशन है, तो तुमको सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का बता देगा कि इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इफ टू सर्कल्स आर गिवन, है ना। तो कितने टेंजेंट्स होंगे कॉमन टेंजेंट, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कितना होगा, कितना पॉसिबिलिटीज है। और उसके बाद डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख देंगे S माइनस S डैश बराबर 0। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मोस्ट वेली एक और लेक्चर लगेगा सर्किल में, उसको भी हम लोग कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन।